पाकिस्तान में चॉकलेट मैन्युफैक्चर होती है। नो यार हम चॉकलेट नहीं बनाते अमित शाह साहब। हकीकत तो ये है कि बहुत बड़ी डिवीजन खुद इंडिया के अंदर आ गई है। भाई चीनी की कीमत तो हमारे जख्मों पे नमक पाशी कर रही है। वाह वो इलाके जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ फ्लश फ्लड का खतरा होता है, तो वहाँ दफा 144 नाफिज करके सयाहों को उस जगह पर जाने से रोक दें। एक नया फिनोमेना अभी आया है क्लाउड बर्स्ट का, तो उसके साथ एसोसिएटेड है। दोस्ती क्या है इसे सब पे अयां करते हैं। आओ कुछ खूबियां यारों की बयां करते हैं। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में नई और अहम पेशरफ। तिजारती टैरिफ मुआहदे में पाकिस्तान को रिलीफ मिलने का इम्कान। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इसहाक डार समेत वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी अमरीका पहुंच गए। दोनों ममालिक के दरमियान IT, मादनियात, ज़राअत में शराकतदारी के वसी मौक़े मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। भारतीय ऑपोजिशन ने मोदी के सिंदूर को कहीं का नहीं छोड़ा। अरकान ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बरस पड़े। अगर पाकिस्तान वाकई घुटने टेकने को तैयार था तो आप क्यों झुके? भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। लोकसभा में चैलेंज किया कि मोदी जी हिम्मत है तो कहे कि ट्रंप ने झूठ बोला है। ट्रंप ने मोदी को कहा सरेंडर करो और उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। उधर भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का अनोखा दावा भारतीय ऐवान में कह के बुलंद हो गए। कहा दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट्स मिले। चीनी मार्केट में नायाब। शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बाजार में चीनी की सप्लाई आज भी मअतल होने से मार्केट से चीनी गायब। हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद आवाम को सस्ती चीनी मैसर नहीं। इंतजामिया ने महंगी चीनी फरोख्त करने और जखीरा करने पर बड़े जुर्माने का इंदिया दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल जमकर बरसने को तैयार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वासा हाई अलर्ट। नाललई और शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। सिंध के बाद शहरों में आज और कल बादल बरसने का इम्कान है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैच में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज पहले बैटिंग करते हुए 74 रन पे ढेर। सईद अजमल ने हरीफ बैटिंग लाइन की सफों में तबाही मचा दी। लेजेंड स्पिनर ने 16 रन देकर 6 शिकार किए। पाकिस्तान ने 75 रन का दफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान की ये मुसलसल चौथी जीत है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। मुझे बता सकते हैं आप कि आज नाश्ते में हमारे पास मेन्यू क्या है? कौन सा नाश्ता? जो हमने करना होता है। मेरे पास चॉकलेट है। Who gives chocolate? कौन ऑफर करता है नाश्ते में? भाई चॉकलेट ये है सियासी नाश्ता और इसमें आज चॉकलेट की बातगश्त तो लाजमी होनी है। क्यों? How? ये इसलिए क्योंकि कल एक और लतीफ़ा छोड़ा गया है भारत की पार्लियामेंट में। भारतीय हुकूमत पर तो बहुत भारी गुजरा ही है कल का सेशन, लेकिन जब उनके जो हैं अमित शाह उनसे पूछा गया कि क्या सबूत है कि पाकिस्तान ने किया ये सारा काम, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो ये सबूत है कि दहशतगर्दों के पास से चॉकलेट मिली जो पाकिस्तान में बनी। पाकिस्तान में चॉकलेट मैन्युफैक्चर होती है। No. यार हम चॉकलेट नहीं बनाते अमित शाह साहब। क्या कर रहे हैं आप यार? मतलब कि But they have a problem with that. कभी वो बोलते हैं कि ड्रोन भेज दिया, कभी कहते हैं कबूतर भेज दिया, कभी कहते हैं खत भेज दिया। So there are lot of things. पाउडर भेज दिया, पता नहीं हम क्या-क्या भेजते रहते हैं। ये वाला गुब्बारा भेज दिया, ये वाला गुब्बारा भेज दिया। तो हाँ, तो खैर आप चॉकलेट छोड़ें, आप थोड़ी सी हॉट चॉकलेट या थोड़ी सी कॉफ़ी पिएं ताकि सुबह सुबह आपकी भी आँख खुले और आप ऐसा लतीफ़ा छोड़ने से पहले 2 मिनट सोचें कि अपने तो क्या पराए भी आप पे हंसेंगे। लोकसभा में जो हुआ है कल वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और उन्होंने राहुल गांधी जो थे उन्होंने कहा मोदी जी हिम्मत है तो कह दें कि ट्रंप ने झूठ बोला, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जी
पाकिस्तान आया और पाकिस्तान ने कहा कि बस कर दें, इसलिए हमने बस कर दिया, लेकिन फिर राहुल गांधी ने बस ट्रक सब कर दिया। एक्चुअली यस, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपने तो आधे घंटे में घुटने टेक दिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फिर आप सबूत सामने लेकर आते, और फिर आ गई वहां से ही सारी। वो पंजाबी की एक मिसाल है जो इतना कहने में काफी है, इससे आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बात वहीं घूम के बार बार आ जाती है। अच्छा। जहां से वो चलती है कि पहलगाम के लेकर आए ना वो एविडेंस, वेयर आर दोस एविडेंस? जहां थी वहीं आके खड़ी हो गई टाप, बस इस तरह वहीं आके खलो गई। हाँ, इस तरह की चीज। अच्छा, तो anyways, ये सारा कुछ हुआ, और क्या कह सकते हैं इस पे रोजाना की बुनियाद पे। वैसे जब वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, वाकई नहीं होते, वो झूठ का पूरा एक पूरा स्टैचू बनाना की कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब और उनके हलकाने यार, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। चलिए, एक तो सियासी नाश्ते में ये हमने डिस्कस करना है। दूसरी चीज ये कि तमाम दकियानूसी बातें जो है वो दफन हो गई। 4 दिन की जंग पूरी दुनिया में हमारी मौतरफ हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस ट्रेन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहा जंग इंतहाई ख़तरनाक थी, जिस जुर्रत के साथ फील्ड मार्शल ने जंग लड़ी, खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, इससे बड़ी सिफारती कामयाबी क्या हो? बिल्कुल, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हामिद अलमाशकी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू जनाब। दो बड़ी ही अहम बातें। कल हमने देखा कि लोकसभा में तो जो हो रहा है मोदी सरकार के साथ, आमिर खास तौर पर मोदी के साथ, एवरी टाइम हर बार उनकी ऑपोजिशन एक ही बात कर रही है कि भाई आपको चाहिए थी अगली हुकूमत, इसकी वजह से आपने पहलगाम का रचाया ड्रामा, तो पाकिस्तान को क्या ही प्रूव करना है? आवाज़ें वहीं से उठ रही हैं। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आ ही जाती है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो हर अपने इलेक्शन के ऊपर पब्लिक स्टंट करने के लिए, कभी पहलगाम होता है तो कभी पुलवामा होता है तो कभी जनाब वो दूसरा हो जाता है, राजौरी हो जाता है। सो मसला ये है कि 2014 से लेके अब तक मोदी सरकार ने जिस अंदाज में पाकिस्तान दुश्मनी को बेचा है, उसके नतीजे में उसने खुद पूरे इंडिया को कल्चरली, रिलीजियसली इंतहा पसंद बना दिया। और ऐसा इंतहा पसंद कि पाकिस्तान दुश्मनी के चक्कर में और अपने वोट लेने के चक्कर में, हकीकत तो ये है कि बहुत बड़ी डिवीजन खुद इंडिया के अंदर आ गई है। इंडियन के अंदर जितनी आज मैं समझता हूँ कि इंतहा पसंदी है और जो कुछ है, उसके नतीजे में आप देखिए कि कांग्रेस ने बड़ा सही मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब के जो हैं वज़ीर आला इंडियन पंजाब के, उन्होंने बड़ा टिका के, बड़ा ठोक बजा के कहा कि मैं खुद राफेल गिरा हुआ देख के आया हूँ, मैं तस्वीर देख के आया हूँ। फिर उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जी इनके 7 तैयारे गिराए गए हैं, इंडियन आर्मी चीफ ने कह दिया। बात यह है कि हमें ये बात फ़ख्र से बतानी है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉर में इंडिया को बदतरीन शिकस्त दी, बल्कि पाक फ़िज़ाइया और पाक अफवाज ने जिस खूबसूरती और कामयाबी से इंडिया की जो इजारादारी थी बनाना चाह रहा था अमेरिका या दूसरे दुनिया के ममालिक, उसको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। और आज दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान जो है वो हकीकत है और एक ऐसी जनूबी एशिया की ताकत है जो उभरती हुई मुस्तकबिल की ताकत है। साथ साथ लोकसभा के अंदर जिस अंदाज में जो सवालात उठाए जा रहे हैं, अमित शाह ने तकरीर में उनकी कोशिश की कि उनका जवाब दे, लेकिन वो जवाब देते हुए भी उसके गले में पड़ गए खुद, कि वो किसी हालत में भी ये नहीं डिनाई कर सके कि उनके तैयारे नहीं गिरे। उन्होंने खुद मान लिया कि जी जंग बंदी जो है वो पाकिस्तान ने नहीं की बल्कि अमेरिका ने और इंडिया की दरख्वास्त पर की गई। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी मान लिया कि जी इंडिया का नुकसान हुआ है, और ये भी मान लिया कि जी जो पहलगाम है उसके 3 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन जनाब हमें ये नहीं पता था, हमें उनसे एक चॉकलेट मिली जिससे हमें ये अंदाजा हुआ कि ये पाकिस्तान है। यानी अपना मजाक भी उड़वा रहा है इंडिया, अपनी शिकस्त भी मान रहा है इंडिया। हाँ साहब, एक तो आप जवाब दे रहे थे, उसको प्लीज़ कंटिन्यू कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी, वो ये कि पहलगाम वाक़ये में जो शुरू से लेकर अब तक तमाम की तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उससे ओवर एंड ओवर ये प्रूव हो रहा है कि किस तरह से सारा प्लान था, सारा प्लॉटिंग था, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं थी। पी चिदम्बरम बयान ना, हाँ। उन्होंने खुद कह दिया कि क्या सबूत है भाई आपके पास, ये और मेरे ख्याल से पहली मर्तबा किसी भारतीय ने ये कहा है। द टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, होम ग्रोन टेररिज्म। लेट मी रीफ्रेज इट, सैफरॉन टेररिज्म। डॉक्टर साहब,
बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए चिदम्बरम ने जो कहा वो एक ऐसी हकीकत है जो खुद जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको ऑलरेडी समझ आ रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि सुब्रमण्यम ने भी और बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने भी मोदी से अब इस्तीफे का मुतालबा किया है और मोदी सरकार को चलता करने की बात की है। देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर पर इंडिया के अवाम, खसूसी तौर पर जो बिहार का इलेक्शन है या जहां जहां पर भी इलेक्शन होते हैं, वो ये समझना चाह रहे हैं कि क्या एक इलेक्शन की कीमत जो है वो पूरे भारत की शर्मिंदगी, सुबकी और पूरे भारत को जंग में धकेल देना है, और एक ऐसी जंग में जिसमें उसको बदतरीन शिकस्त होनी है। और तीसरी बात ये है कि देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस अंदाज से, किस तहम्मुल मिजाजी से ना सिर्फ इंडिया को भरपूर जवाब दिया, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये कहा, उससे पहले भी कहा कि ये जो पहलगाम या इस तरह के जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये इंडिया की इनसाइड जॉब है। वो जो आप होम ग्रोन टेररिज्म कह रहे हैं वो ही इनसाइड जॉब जो है वो, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इंडिया के जो बदतरीन मकासिद है उसको जाहिर करता है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि आज के दौर के अंदर एक बात हमने समझी है, और वो ये कि वो जो पुराने हथकंडे थे इंडिया के वो अब चलने के नहीं, वो अब खुद इंडिया के अंदर भी एक्सपोज होते हैं, दुनिया के अंदर भी एक्सपोज होते हैं। और एक चीज और, अगर आप देखिए कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने जिस अंदाज में भरपूर जवाब दिया, और मैं आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि हम किसी की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान की आवाम, अफवाज और तमाम इदारे जो हैं वो इकट्ठे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए किसी भी दुश्मन को बैली आंख से नहीं देखने देंगे। एक चीज आज बड़ी क्लियर है, जो कुछ लोकसभा में हो रहा है, जो कुछ इंडिया मीडिया ने किया, और आज जो इंडियन मीडिया जो है वो एक तरह से खुद बेबस है, बैकफुट पे है, और वो झूठ का पलंदा जो उन्होंने गढ़ा, आपको तो याद होगा कि जिस अंदाज में उन्होंने लाहौर में समंदर के किनारा बना दिया, उन्होंने जनाब पता नहीं क्या क्या बमबारियां करा दी, पता नहीं कहां कहां कब्जे करा दिए, और उनका मीडिया ने जितनी बदतरीन किरदार अदा किया उसके मुकाबले में पाकिस्तान मीडिया ने कितना अच्छा किरदार अदा किया। जिम्मेदाराना सहाफत की गई, जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की गई, बताया गया कि जी हकीकत क्या है। और आपको देखिए कि दुनिया के अंदर देखा जाता है कि परसेप्शन बिल्डिंग में किसकी बात को माना जाता है, किसकी बात को ऑथेंटिक किया जाता है। तो पाकिस्तान मीडिया के रेफरेंसेस को दुनिया के बाकी मीडिया चैनल्स ने लिया, इंडियन मीडिया के रेफरेंसेस को दुनिया के बाकी चैनल लेते ही नहीं है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट की अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, क्योंकि खुद अमेरिका ने कहा, आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि मैं इंडिया पे अब 25% और टैरिफ लगाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो नाकाबिले एतबार होते जा रहे हैं। वो एक जानिब से ब्रिक्स का हिस्सा बनते हैं और अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हैं, एक जानिब से वो क्वाड का हिस्सा बनते हैं और चाइना के खिलाफ साजिशें करते हैं, एक जानिब से वो आसियान का हिस्सा बनना चाहते हैं और दूसरी जानिब से पाकिस्तान के लिए रुकावटें खड़ी करते हैं। एक जानिब से सलामती काउंसिल में कहते हैं जी कि हमने कोई मुस्तकिल किरदार अदा करना है, और जब कश्मीर की बात की जाती है, जब वहां पर अलहदगी की तहरीक की बात की जाती है, खालिस्तान की बात की जाती है, और आसाम और मिजोरम जैसी रियासतों की इंडिपेंडेंस की बात की जाती है, तो भारत को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है और भारत को इंसानी हकूक की पामाली जो है वो उसके सामने रख दी जाती है कि जो वो कर रहा है। सो मेरा ख्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है बैन अल-अक़वामी सतह पर, खारजी अमूर पर इंशाअल्लाह। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप इंटरनेशनली स्टेबल होते हैं तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, लोगों का एतमाद बहाल होता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इसके साथ अटैच होती है। सो ये एक इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं, चेन इफेक्ट्स। सो इट इज अ चेन इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी। और हमने अल्लाह का शुक्र है जिस अंदाज में इंडिया को नाको चने चबवाए, खुद इंडियन अवाम, खुद इंडियन मीडिया, खुद इंडियन पॉलिटिशियन इसका एतराफ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया हामिद साहब। और ये जो चेन इफेक्ट दूसरे के लिए तो बड़ा अच्छा हो रहा है जो इंडिया के लिए हो रहा है, और वो जो आपने उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया, उससे मेरे जहन में आ रहा था कि द बैक स्टैब वो क्या है, एक मिसाल के बगल में छुरा, मुंह पर राम राम, राइट? या सो दैट एक्चुअली गोज आउट फॉर देम। एब्सोल्युटली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मौसम, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। ऑल्दो के सुबह में कराची में मौसम बेहतर था, अभी हल्की फुल्की धूप निकली है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई इलाकों में रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई है, रेन इमरजेंसियाँ नाफिज हो गई है।
और वासा हाई अलर्ट है। इंतज़ामिया की जानिब से नाला लई जो कि पिछली बार बिफर गया था और बाकी शहर भर उनके नालों की मॉनिटरिंग मुसलसल जारी है। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या खैबर पख्तूनख्वा में अगले दिनों में हम एक्सपेक्ट करें, क्या बनती चली जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। अनवर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान PTMA है KP से। बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। अनवर साहब, एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि बारिशें इसी तरह से होनी है जैसी हो रही हैं, 31 जुलाई तक की अपडेट है, बट KP में तबाही ज़्यादा मची और सूरत हाल ऐसी बनी, तो वहाँ से हम ज़रा ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। एक तो इकदामात क्या होंगे, बताया यही गया है कि ये उतना पावरफुल नहीं है, बट यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग एनीवेज। पता है आपको कि मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा, वक्फे वक्फे से जो है जारी है। जुलाई का पूरा महीना जो है वक्फे वक्फे से मानसून की बारिशें जो हैं वो जारी रही हैं और स्टिल 25 जून से ये बारिशें जारी हैं, जो स्टिल अभी तक जो प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की, ये अगस्त के मौसम में भी महीने में भी मौसम इसी तरह ही थोड़ा रेनी ही रहेगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में और इसके साथ साथ हज़ारा डिवीज़न और जो हमारे पास मालाकंड डिवीज़न है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए गए हैं, क्योंकि ये बालाई इलाके हैं, छुट्टियों के दिन हैं, सारी फैमिलीज जो हैं वो बालाई इलाकों की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। तो ये इलाके जो हैं काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ फ्लश फ्लड की वजह से जो है ज़्यादा हसास है। तो जो बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से जो है लैंडस्लाइडिंग की जो है अब तक के कई ज़्यादा वाक़यात रुनुमा हुए हैं, जो हमारे पास हज़ारा डिवीज़न है जहाँ पर सयाह मौजूद हैं। तो वहाँ पर जो है हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है सयाहों के लिए, जो सयाह जो हैं पहाड़ी इलाकों की जानिब सफ़र करते हैं तो उनको पहले से एहतियाती तदाबीर बता दी जाती हैं। वो इलाके जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ फ्लश फ्लड का ख़तरा होता है, तो वहाँ दफ़ा 144 नाफिज करके सयाहों को उस जगह पर जाने से रोक दिया गया। स्पेशली जो टूर गाइडेड होते हैं, उन टूर गाइड्स को जो है हमने एहतियाती तदाबीर दी हुई हैं कि जो सयाहों को लेकर ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ फ्लश फ्लड का खतरा होता है। कौन सी वो जगह तो है, तमाम तर इकदाम जो हैं कर किए जा चुके हैं। कौन सी? एक तो आपने हज़ारा डिवीज़न बताया, दूसरा पिछली बार जो है वो हम एक चीज़ शायद उस पर फोकस नहीं कर सके थे क्योंकि दूर अफ्तादा इलाका बहुत है और वहाँ के लोगों के शिकवे भी बहुत हैं, तो उनकी भी बात करना लाजमी। चित्राल, पिछली बार वहाँ पे भी एक दो जगह पे सिचुएशन हुई थी। मैं चाहूँगा ज़रा लोगों को बताइए क्या सिचुएशन बन जाती है चित्राल जैसे इलाकों में, जहाँ पे चित्राल है 3-2.5 घंटे बाद फिर बूनी है, फिर 2.5 घंटे बाद लाशपुर है। तो इतनी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, इतनी स्कैटर्ड पॉपुलेशन में अगर कोई फ्लैश फ्लडिंग होती है कितना मुश्किल हो जाता है फिर रेस्क्यू के लिए। जब मानसून सीज़न शुरू होता है इससे पहले जो है कंटीजेंसी प्लान करता है। प्लान के मुताबिक जो है जो हसास तरीन इलाके होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वहाँ पर सारे रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पर यूटिलाइज़ किए जाते हैं। अभी भी स्टेज जो है हज़ारा डिवीज़न के साथ साथ मालाकंड डिवीज़न जो है जिसमें हमारे पास स्वाद है, दीर अपर, दीर लोअर, चतराल अपर, जो चतराल लोअर, तो ये इलाके जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हसास होते हैं फ्लश फ्लड की वजह से, क्योंकि वहाँ पर दरिया स्वात, दरिया चतराल जो है वहाँ पर बहता है, जिसमें पानी की सतह बढ़ने की वजह से जो है ऐसे ये इलाके जो है हसास तरीन होते हैं। तो इन इलाकों में जो है दफ़ा 144 नाफिज करके तमाम मकामी आबादी को उनकी लोकल लैंग्वेज में ऐलानात करके जो है वहाँ से हम इवैक्यूएट कर देते हैं, वहाँ से उनको मुंतकिल कर देते हैं। PDMA के जो अपने आइडेंटिफाइड कैंप्स होते हैं फिर उनको वहाँ पर रखा जाता है। ऐसा अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई जहाँ पर मकामी आबादी को मुंतकिल किया जाए कैंप्स की जानिब, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो PDMA का अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है वो अलार्म जनरेट करता है, जिसके ऊपर जो है हम मकामी आबादी को अलर्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट करते हैं, रेस्क्यू टीमें जो हैं वहाँ पर मौजूद होती हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है वो वहाँ पर मौजूद होती है। तो एज सच मुंतकिली का जो सिलसिला है अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि फ्लश फ्लड है, तो कोई इस तरह का कोई बड़ा फ्लड आता है तो पहले से अर्ली वार्निंग हमारे पास होती है, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को मुंतकिल करते हैं। सयाह जो है उनको जो है एडवाइजरी दी जाती है, टाइम टू टाइम जो है उनको एहतियाती तदाबीर बता दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है अनवर साहब के जो टूर्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए कि आसपास अगर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो उसको रिस्पेक्ट ज़रूर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलें हम ज़रा अब पंजाब का दोबारा रुख करते हैं और झेलम जो है वहाँ पे सिचुएशन क्या है। जिला झेलम में यासिर फहमीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइए सिचुएशन क्या है इस वक्त वहाँ पे? अजी झेलम व गिरदनवा में बारिश का सिलसिला रात के से वक्फे से जारी है।
जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है। गुज़श्ता हफ्ते शदीद गर्मी और हब्स का रहा और ज़िले इंतज़ामिया को बहाली के कामों में और नुकसानात का तखमीना लगाने का वक्त भी मिल गया। इंतज़ामिया ने एक हफ्ता में तमाम मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल करके नुकसानात की हतमी रिपोर्ट मरतब कर ली है। बेरहम सैलाबी रेलों ने 7 कीमती इंसानी जिंदगियों को निगल लिया। हतमी रिपोर्ट के मुताबिक जिला झेलम में नाला गहान और नाला बिरहान ने कुल 41 देहात मुतासर किए। तहसील स्वाबा में 9 जबकि झेलम के 32 गाँव शदीद मुतासर हुए। 5,500 एकड़ पर फंसी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों से 234 जुजवी जबकि 65 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। सैलाब में जहां फसलों और मकानात को नुकसान हुआ, वहीं ज़मींदारों के 1300 से ज़ायद मवेशी भी बह जाने से करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ दर्जों देहात की राब्ता सड़कें भी पानी की नजर हुई। एक पुल मुकम्मल तौर पर बह गया। इन सड़कों और पुलों को इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर आर्जी बहाल करके शहरियों की आमदोरफ्त के लिए आसानी पैदा कर दी है। नुकसानात की हतमी तखमीना के बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीफ पैकेज का थैंक यू सो मच। डिटेल्स शहजाद शेयर कर रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनती वहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और फोकल पर्सन फ्लड रिलीफ झेलम सनिया साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि झेलम जो है वो कितना ज़्यादा वल्नरेबल है आने वाले जो स्पेल्स हैं उनमें, और पहले क्या कुछ हो चुका है? वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम वो हमारी रेन के साथ एसोसिएटेड है, स्पेशली जो एक नया फिनोमेना अभी आया है क्लाउड बर्स्ट का, तो उसके साथ एसोसिएटेड है, बट वी आर रेडी फॉर इट। जितने भी आसपास के जो हमारा ये हिल टोरेंट्स हैं उसके करीब जितना भी इलाका है उसको हमने खाली करवाया हुआ है पूरा। सो फिलहाल इट्स एसोसिएटेड विद द रेन। अच्छा, सनिया साहिबा, झेलम किस किस्म की टेरेन है व्हेन इट कम्स टू द फ्लड, और कितना मुश्किल है वहाँ पे रेस्क्यू का काम करना, और कैसी मतलब कि क्या स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, या फिर थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइए। सर हमारा असल में जो फैलाव स्टार्ट हुआ पानी का, पहले तो ये आता है स्मॉल डैम्स हैं 3-4 जो झेलम का जो नाला है उसको फीड करते हैं। ठीक, चकवाल के स्मॉल डैम्स हैं जो ऊपर उनके पहाड़ों के ऊपर है। एकदम उनके ऊपर जैसे कि टीवी न्यूज में भी था 427 मिलीमीटर का क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, उसमें एकदम पानी आया है, नाला नहा था। अब जो नाला बुना है उस और ये पानी जो फैला है और एकदम फ्लैश आया है वो 8 किलोमीटर तक फैला है। अब इसमें मुख्तलिफ ढोके हैं, लोगों की फसलों के दरमियान में जिस तरह वो घर बने होते हैं छोटे, और वो जो लोग होते हैं वो ज्यादातर माइग्रेटेड होते हैं। अब जो पानी का था और उसका फैलाव भी बहुत ज्यादा था, तो उसकी वजह से हमें रेस्क्यू में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। एंड सैल्यूट टू पाक आर्मी के, उनको हमने तकरीबन सुबह 6:30 बजे इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि हमारी जो मेन कनेक्टिंग रोड है वो 3 जगहों से ब्रीच हो गई थी पानी के बहाव की वजह से, भिम्बर और चौटाला के ऊपर। तो हमें 6:30 बजे सुबह के टाइम उनको हेली की रिक्वेस्ट की, एंड अराउंड 7:30 हेली ने एवैक्यूएशन स्टार्ट कर दी थी। तो अलोन इन हेली हम लोगों ने 160 बंदों को एवैक्यूएट किया जो कंफर्म डेड थे। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। सनिया साफ़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, फोकल पर्सन है आप फ्लड रिलीफ के लिए। एंड देन अगेन वी कम टू दैट वेयर वी स्टार्ट कि जी वो वल्नरेबल एरियाज जहाँ पर ऑलरेडी माइग्रेंट्स हैं, वेयर डू दे गो एनी फर्दर फ्रॉम दैट? अच्छा, इसमें ना सादिया, अब अगर रीजन वाइज भी बात करें तो एक तो चीन में बड़ी तबाही फैली है और वहाँ भी बारिशें हुई हैं, 30 अफराद वहाँ हलाक हुए हैं। एंड देन ओवरनाइट रशिया में ज़लज़ला आया है 8 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का। तो चीन की हम बात कर लेते हैं ना, और आपको मनाजिर दिखाते हैं कि बारिशें हुई हैं शदीद। ओह माय गॉड, पूरा ब्रिज उलट गया है। यू कैन नॉट प्ले विद नेचर टू दैट। और यहाँ पर इस मौके पर कोई भी नहीं दिख रहा थैंकफुली। मे बी ऑलरेडी ये बता दिया गया होगा कि ये कितना वल्नरेबल एरिया है। एग्जैक्टली। और ये देखें आप, ये इतना तबाहकुन खतरनाक है। ओह माय गॉड। और ये कोई एक और ब्रिज है, और कैसे आबादियों में पानी दाखिल, लोगों के घरों के घर डूब गए। ये मनाजिर बार इस चीज़ की हाईलाइट करवाते हैं इस चीज़ को कि इंसान
मौसम के साथ, माहौलियात के साथ क्या कर रहा खिलवाड़ है। कर रहा ये है। चीन नहीं है, सॉरी, ये चीन है, ये कोई छोटा मुल्क नहीं ये है, छोटा मुल्क एक नहीं है। ताकतवर मुल्क है। लेकिन अगर इतना ताकतवर मुल्क भी मौसम के साथ स्टैंड बाय नहीं कर पाता तो फिर क्या ही हो सकता है। बिल्कुल, और हम चीन के लिए कहते हैं कि उनकी इंजीनियरिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन नेचर कम्स टू इट्स पावर। वेल, हमें लेनी एक ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। सादिया, आप कोई कंपटीशन खेलें, उसको जीतें, आपके साथ वादे हों और वो वादे वफा ना हों, तो ऐसे में आप क्या फील करेंगी? वेरी सैड फैसल, मैं अपने माइक पे क्या बोलना एहसास, चाहती हूँ क्या कि मैं बहुत बुरा फील करूंगी। ऐसा ही शाज़ेब रिंद भी फील Obviously, कर I'll be रहे थे। disappointed, Faisal. I will be discouraged and I लेकिन- will rethink my idea कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। लेकिन To be honest. शाज़ेब रिंद पे अभी तक ये मामला नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं आया कि Yes. रीथिंक करना पड़े, बिकॉज़ God bless the motivation. वन बॉक्सर, जबरदस्त किक बॉक्सर है। और अब सीन ये है कि उनकी जो पुकार है उनको सुन लिया गया है। शाज़ेब का ये कहना था कि मैं जीत रहा हूँ, ये ऐलानात और मैं हो रहे हैं, जीते जा वादे रहा हो रहे हूँ। हैं, जा कहाँ रहे समझ नहीं आ रहा है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए इन द लाइमलाइट और उन्होंने अब जो है वो जो वादे हैं उनको वफा करने की जो है वो आगाज़ कर दिया है। कितनी ज़बरदस्त बात है ये। हुकूमत की जानिब से उन्होंने गालिबन 50 लाख का जो चेक है वो हैंड ओवर Hand over कर दिया, yes, किया। that's what फाइनली अ गुड थिंग। शाज़ेब रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़ेब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत से खिलाड़ी नज़रअंदाज हो रहे होते हैं, Yes. सोने पे सुहागा ये कि अगर वो जीत भी जाएं, ये सारे मामलात वो कर भी लें, तो उसके बाद फिर उनकी मकबूलियत को देखते हुए बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं। होता नहीं है ये, आपका भी यही शिकवा था और तर्जुमान हुकूमत और वज़ीर आज़म ने भी इसको मान लिया है। अब तो बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, बुनियादी मुतालबात क्या है आपके? जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोस की बात है। हमारे एथलीट्स के साथ काफ़ी प्रोमिस किया जाते हैं, जब वो वर्ल्ड टाइटल जीते या जो भी इवेंट जीते हैं उनके साथ प्रोमिस किए जाते हैं, लेकिन वो प्रोमिस जो है डिलीवर नहीं किया जाते। काफ़ी दफ़ा डिलीवर होते हैं लेकिन उनके डिलीवर होते होते काफ़ी टाइम लगता है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए एक जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो हमारे एथलीट्स हैं उनको ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट किया जाए और उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है और जितने भी हैं उन सबको जो है फोकस में रखा जाए और उनको स्टार्ट से ही सपोर्ट किया जाए। और जब वो इवेंट जीते उनके लिए जो है बाकायदा एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें वो जो है उनको बार बार गवर्नमेंट को याद दिलाना ना पड़े और वो जो है पॉलिसी के तहत ऑटोमेटिकली जो अचीवमेंट्स है उन अचीवमेंट्स की बिना पे उनको जो है अप्रिशिएट किया जाए। और हमारे यूथ को जो है हमारे यूथ को जो है ये पता चलना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग। अगर आप इवेंट जीते हो तो हमारी यूथ इससे जो है इंस्पायर होती है। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिकग्निशन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट लेवल पे और मीडिया की तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा इसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। इस तरह जो है हमारे जो यंगस्टर्स है वो भी इससे इंस्पायर होंगे और वो भी अपना जर्नी जो है शुरू करेंगे और वो भी सक्सेसफुल होंगे। शाहज़ेब, आपने बहुत सारे इवेंट्स जीते हैं, कई टाइटल आपने नाम किए हैं। आई रियली वांट टू आस्क कि आपने बहुत सारे इवेंट्स अपने बलबूते पे जीते हैं, खुद फाइनेंस किया, खुद स्पॉन्सर ढूंढा, बाकी सारी चीज़ें भी हुई, बट देयर मस्ट हैव बीन सम पॉइंट्स जहाँ पर आपको लगा होगा कि यार मैं इतना क्लोज आ गया था, बट ये मेरी स्ट्रगल थी, ये मेरी मुश्किल थी, जिसकी वजह से मेरे लिए उसको सारी चीज़ों को आगे लेकर चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुआ। जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट का आप देखें, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें हमें सपोर्ट किया जाए। जो भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वर्ल्ड टाइटल मैंने अपने नाम किया है और काफ़ी मैं प्रोफेशनल फाइट जीत चुका हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला है। गवर्नमेंट को चाहिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें हमारे जो एथलीट्स हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं या पाकिस्तान के लिए खेलते हैं उनको जो है रिकग्निशन मिलनी चाहिए इंटरनेशनल सतह पे और जो है मीडिया की तरफ से भी रिकग्निशन मिलनी चाहिए। और हमारे जो यूथ प्रोग्राम्स हैं उनमें उनको इन्वॉल्व किया जाए एज अ लीडर, ताकि वो हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है, अपकमिंग यूथ है, उनको इंस्पायर कर सके। मुझे काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी है स्टार्ट से लेके अब तक। जो भी मैंने किया है अपने मदद, मेरी फैमिली की सपोर्ट रही है मेरे साथ। शाज़ेब, तो आप कह रहे हैं कि यूथ को लीडरशिप रोल में लाया जाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ, हमारा टैलेंट वो इतना डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो मुल्क छोड़ भी देने को तरजीह दे रहा है ना। अब दूसरे मुल्क जाके खेल रहे हैं। हमने अभी हॉकी प्लेयर जो थे हमारे कराची से वो ऑस्ट्रेलिया में लीग खेल रहे हैं। क्रिकेटर्स आर डूइंग दैट ना। अब बाकी स्पोर्ट्स को तो छोड़ें, इस पे आपकी क्या राय है?
बिल्कुल, हमारे एथलीट्स को जो है ऐसा सपोर्ट नहीं दिया जाता। जब वो बाहर मुल्क जाते हैं या किसी और मुल्क जाते हैं तो वो कंट्रीज़ उनको काफ़ी रिकॉग्निशन देते हैं और उनको जो है काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो इस वजह से वो जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के बजाय काफ़ी बाकी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गलती जो है हमारी गवर्नमेंट का है। हमारी गवर्नमेंट को जो है अपने एथलीट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे एथलीट्स वापस आ सके और अपने जो यंगस्टर्स है, हमारे जो यूथ है, उनमें जो है गिव बैक कर सके। गुड थिंग शाहजेब ये कि वज़ीर आज़म ने खुद आपके लिए एक प्रॉमिस सामने रखा है। विद दैट मेरे जहन में ये आता है कि अगला जो भी आपका हदफ होगा उसके लिए आप मेंटली रिलैक्स्ड होंगे, शायद फोकस होगा आपका ज़्यादा। व्हाट इज़ योर टारगेट? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने काफ़ी इज़्ज़त दी। 3 दफ़ा जो है मैं पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका हूँ और अपकमिंग मेरे बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है और पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद करना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। तो शाहजेब, आप समेत हमारे पास मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दुनिया आपकी फ़ाइट की अब मुतरफ़ है। हमारे प्रोग्राम के तवसत से यूथ को, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने गोल्स पे काम करें। आपके जो भी गोल्स है आप अपने गोल्स सेट करें, फिर आप अपने गोल्स पे जो है हार्ड वर्क करें। देयर विल बी टाइम जिसमें आपको जो है अपने गोल्स को अचीव करने का मौका मिलेगा। तो आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप अपने गोल के क्लोज होंगे और नेवर गिव अप और अपने गोल्स पर हमेशा काम करें। पाकिस्तान राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए शाहजेब। तो दुनिया आपकी मोतरफ़ है। दुनिया के सलमान खान वो आ गए थे इनको अप्रिशिएट करने के लिए दुबई में, और पाकिस्तान और में वो भी उस वक्त जब इंडिया के हरीफ को इन्होंने हराया एंड एन इंडियन कम्स एंड टेल्स यू कि यार आपने बहुत अच्छा खेला। इससे बाद और क्या रिकग्निशन हो सकती है? सादिया, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जितना भी है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक ऐसा टैलेंट है। आप अलूमी करीम की बात कर लें, उनकी बहन की बात कर लें, अब्शाद बरिंद की बात कर लें। पिछले दिनों हमने आका कलीम को बुलाया हुआ था, राबिया नूर को बुलाया हुआ था। हमारी लियारी की आलिया जो बच्ची है वो इतना अच्छा कर रही है। अब वो बात नहीं है कि हम बात एक क्लीशेड बात करते हैं जी क्रिकेट। भाई क्रिकेट इज इम्पॉर्टेंट, दीगर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दो सब स्पोर्ट्स का आपस में कोई क्लैश नहीं है, एथलीट्स का आपस में कोई क्लैश नहीं होता। क्लैश उस वक्त आता है जब आप देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स इतना फ्लरिश कर रही है और दूसरी स्पोर्ट्स पे हुकूमती तवज्जो नहीं है। आपका ध्यान इसलिए है ना क्योंकि वो आपको पैसे उस तौर से कमा के दे पा रहा है, वर्ल्ड वाइड हो गया है। उसके लिए वहाँ स्पॉन्सर लाने के लिए पहले आपको खुद ऑन द स्टेट लेवल और वो एक ऑटोनमस बॉडी है ना बॉस, सबसे बड़ी बात ये है। एग्जैक्टली, बट देन अगर आपका फोकस होगा तो आप इन स्पोर्ट्स से भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, बिकॉज दुनिया कर रही है, हम ये बात नहीं कर रहे। सो वी हैव टू डू दिस, बट विद दैट डू वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब हम हाजिर होंगे तो मैं सादिया से पूछूंगा कि आज कॉफी इतनी कड़वी क्यों है? हालांकि चीनी तो है इसमें, लेकिन चीनी कड़वी हो गई क्यों? एक ब्रेक के बाद कैसी बात क्यों? एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे दुनिया बोले, हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। चलिए जी, जैसे कि हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि क्यों हमारी कॉफ़ी चाय इतनी कड़वी होती जा रही है, हालांकि उसमें चीनी डलती जा रही है। बाय द वे चीनी मिल रही है, बहुत मुबारक हो। मिठास इसलिए नहीं है ना क्योंकि इसके साथ जो कुछ हो रहा है उसको अनर्थ करने का टाइम आ गया है। चीनी की कीमत तो हमारे जख्मों पे नमक पाशी कर रही है। वाह, खूबसूरत बात की। इसी के साथ हम अपने नुमाइंदे खुर्रम मलिक की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि भाई लाहौर में इस वक्त रेट जो है वो डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है और हुकूमत की जानिब से अब 173 रुपये फ़ी किलो चीनी का रेट तो मुकर्रर कर दिया गया है। दुकानों में मिल रही है 173 रुपये खुर्रम? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में चीनी की कीमतों के हवाले से बात करें तो अब चीनी की कीमत जो है वो 200 से कम होकर 173 रुपये तक जो है वो आ पहुंची है और अब तमाम दुकानदार जो है वो 173 रुपये चीनी फ़ी किलो जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं जहां पर दुकानदार जो है वो चीनी की फ़रोख्त भी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि चीनी का रेट जो है वो 200 से तजावज़ कर गया था और किस तरह रिवर्स गेयर जो है वो चीनी को लगा है और अब क्या ये वाकई 173 रुपये चीनी फ़रोख्त की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा चीनी का क्या रेट है? और पहले तो डबल सेंचुरी जो है वो चीनी ने क्रॉस कर ली थी, अब कंट्रोल रेट है? भाई अब जो चीनी का रेट चाह रहा है बेसिक ये गवर्नमेंट की तरफ से है 173 पे,
लेकिन बेसिक इस टाइम चीनी मार्केट में नहीं मिल रही, पूरी मार्केट में चीनी शार्ट है। कुछ लोग हैं जिनके पास अवेलेबल है। बेसिक जो पीछे डीलर बैठे हैं ना, गवर्नमेंट उन्हें नहीं देख रही। जो डीलर और मिल मालकन है, इस टाइम चीनी का जो मौजूदा रेट मिल मालकन है वो 9,9200 रुपये दे रहे हैं। अब बताएं कि 9,9200 रुपये लेके 173 रुपये सेल हो सकती है। ये भी जो हम चीनी बेच रहे हैं ये हम घाटे में बेच रहे हैं। जो ली है वो घाटे में बेच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने रेट निकाला, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि कस्टमर को अवेलेबल कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो दुकानदारी करनी है, हमारी तो मार्केट है। हमने कस्टमर को चीनी के साथ 10 चीज़ें और भी सेल करनी है। बेसिक चीनी का इसका मौजूदा रेट गवर्नमेंट की तरफ से 173 है, लेकिन मार्केट आप बाहर विजिट कर लें अभी भी 200 रुपये रेट चीनी का चल रहा है। जो लोग 200 या 190-95 बेच रहे हैं वो जायज़ बेच रहे हैं, इस लिहाज से बेच रहे हैं कि उन्हें 9,9200 रुपये चीनी मिल रही है। बेसिक गवर्नमेंट का इन छोटे दुकानदार और छोटे जो मतलब मोहल्ले गलियों में उन पे बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। तो मामला कुछ इस तरह से है कि चीनी पहले इतनी ज़्यादा हमारे पास थी कि हमने उसे एक्सपोर्ट कर दिया, फिर हमने पता नहीं क्यों इतना एक्सपोर्ट कर दिया कि चीनी की कीमत ऊपर चली गई, चीनी की कीमत ऊपर गई तो फिर दुकानों पर अब इसमें एक और मामला है ना सादिया, दुकानों में आपसे जरा हाँ, मैं यही कहना चाहती थी कि अब दुकानों में मिल नहीं रही है चीनी, एवरीबडी इज क्राइंग, और जहाँ मिल रही है वहाँ पर बहुत महंगी मिल रही है। मामला क्या है? 173 जहाँ मिल रही है वहाँ के लोगों का शिकवा सुन लेना आप, कि ये बताने के लिए तो कि जी वाह वाह 173 मिल गई, हुकूमत ने डंडा चला दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी रियलिटी ये है कि वो कह रहा है कि जो ये बेच रहा है वो घाटा कर रहा है अपना, क्योंकि हम पीछे से खरीद इतनी महंगी रहे, कैसे कर लें। ये दूसरी चीज़ बार हुआ है इस तरह। इससे पहले आपको याद होगा आटे वाला मामला भी ऐसा ही हुआ था, और सेल्फ ये चीनी वाला मामला रिपीट हो रहा। और आटे वाले मामले में यही हुआ था, वो कह रहे थे कि जब हमें पीछे से महंगा मिल रहा है तो भाई सस्ता कैसे बेच सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन होलसेल प्रोसेस एसोसिएशन। अब्दुल रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें चीनी लेने चलें, चीनी नहीं मिल रही। आप भी फीकी पियेंगी, मैं भी चले, मैं तो खड़ा हो रहा हूँ, मैं चीनी लेने जा रहा हूँ। आप तो सर खुद दे रहे हैं चीनी, आपसे तो हम लेने आएंगे ना चीनी। मिल नहीं रही ना, चलते हैं ना लेने, एक जगह मिल रही है, चलें आप। देखें ये हाल है हमारे मुल्क का, ये चीनी नायाब हो गई है। नायाब इसलिए हुई है कि जब ये वज़ीर खुराक हैं राना तनवीर साहब ने, उन्होंने ऐलान किया कि 165 से ऊपर हम एक्स मिल नहीं बिकने देंगे। ठीक है, कर दिया। मुझे आप बताएं कि एक्स मिल 165 मुकर्रर हुई है, कराची में 168 रुपये होलसेल में मुकर्रर हुई है। आप मुझे बताएं कहीं चीनी है, कहीं मिल रही है? अच्छा, वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि हमारी रिट कभी भी कायम नहीं हुई। जब से हमने इमरान खान के दौर में भी देखा, आज के भी दौर में देख रहे हैं कि हुकूमत की रिट कोई है ही नहीं। हुकूमत कोई रिट कायम करने की सीरियस कोशिश भी नहीं करती। अच्छा, और जिसमें दो चीज़ें ना, जैसे एक तो कायम करने की अगर कोशिश करती भी है तो वो अनरियलिस्टिक हो जाता है कभी कभी। क्या? क्योंकि हुकूमत ने तो जी अपना डंडा चला दिया, ताकि जी आपने रोटी इतने ग्राम की इतने में बेचनी है, बेचो। चीनी है ये तो उसको इतने में बेचो, और जी कमिश्नर रेट आ गया, ये आ गया, वो हो गया, सब हो गया। लेकिन वो प्रैक्टिकल होता है, वो रियलिस्टिक होता है? रियलिटी पे मबनी नहीं है। जब वहाँ से 165 में मिलेगी, जब चेन वहाँ से चलेगी ना शुगर मिल से, जब वहीं से चेन बस्ट है और वो देना ही नहीं चाहते, डीलर को भी नहीं देना चाहते। हमारे रेट ये हैं 171.50 एक्स मिल, 172 एक्स मिल, और ये होलसेल में जाके 175-76, और रिटेल पे जाके वही 195। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस आ गई है? और मुझे ये बताएं कि शुगर मिल मालकान लाड लें कि उनके ऊपर क्रैक डाउन नहीं हो सकता? बिल्कुल। क्या अगर कोई दहशतगर्द, यहाँ हम खबरें सुनते हैं कि फला दहशतगर्द पकड़ा गया, ये माशी दहशतगर्दी नहीं है, गरीबों की दहशतगर्दी नहीं है? बिल्कुल है। नहीं है? आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल है। ये भी पूरे साल से लूट रहे आ रहे हैं। एक्सपोर्ट क्यों? जब उन्हें वज़ीर आज़म कैबिनेट में मंजूर हुआ कि 140 से ऊपर बढ़ने नहीं देंगे, क्यों अमल दरामद नहीं हुआ? फिर नायब वज़ीर आज़म आए इसाक डार साहब, 154-55 से ऊपर नहीं जाने देंगे चीनी। क्या हुआ? अब आए राना तनवीर साहब, वो बोलने 165 से एक्स मिल बढ़ने नहीं देंगे। कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और मैं ये कहूँ कि ये जो बात कर रहे हैं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, सट्टा माफिया है और शुगर मिल मालकान है। क्यों क्रैकडाउन नहीं करते? क्या ये हमारे अशराफिया इस मुल्क पे राज करते रहेंगे? 40 ओनर हैं सिर्फ, किसी की 2 शुगर मिलें, किसी की 4, किसी की 8। यही है ना, यही हम पे हुकूमत करेंगे। और मैं ये कहता हूँ अब कब तक, आखिर कब तक? अब ये मैं बोल रहा हूँ कि आप ये इंपोर्ट की पॉलिसी लाना चाह रहे हैं
जो अभी बोल रहे हैं हम इंपोर्ट करेंगे, तो पहले एक्सपोर्ट क्यों की 7,65,000, ये भी सवाल है। 100 रुपए के दरमियान हमने एक्सपोर्ट कर दी, जिसपे सब्सिडी भी दी गई, उस पर भी सब्सिडी खाई गई। मुझे आप बताएं कि लम्हा फिक्रिया नहीं है ये। बट उस पे भी हमने इनफ रेवेन्यू जनरेट, ऐसा है या नहीं? कहाँ जनरेट? जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सेल टैक्स भी नहीं होता, विथ होल्डिंग टैक्स भी नहीं होता, सब माफ होता है एक्सपोर्ट में। तो हमने तो उनको इतना नवाजा है कि अब नवाजने के चक्कर में जो एक गजल सुन रहे हैं लोग, गजल सुन रहे हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता, कि मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आवाम को समझाने के लिए ना, सब्सिडी किन, छोटा छोटा बताइएगा, सब्सिडी किन इदारों को दी जाती है जो नुकसान में जा रहे होते हैं, जिनको सपोर्ट चाहिए होती है? अब तो सब्सिडी का कानून ही खत्म हो गया। हाँ, तो कानून ही खत्म हो गया, लेकिन हाँ, कि आप सब्सिडी दें। डिक्शनरी में सब्सिडी उन इदारों को दी जाती है जो नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है। हमारा शुगर सेक्टर नुकसान में जा रहा है। हमारा सेक्टर ये नुकसान में कभी भी नहीं गया, कभी भी नहीं। अयूब खान के दौर में 10 पैसे कम हुए थे, गवर्नमेंट उलट गई थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक सेक्टर जो के मुनाफे में है, और मोटा मोटी सर ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, आई सब मिलके दुआ करें, मैं एक शुगर मिल मालिक हूँ, फ़र्ज़ कीजिए, दुआ करते हैं, आमीन। लेकिन अगर मैं हूँ और चीनी पे मोटा मोटी 5 रुपए बढ़ता है, मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है? देखें, अरबों में, अरबों में मुनाफा है, अरबों का फ़ायदा है, सब्सिडी फिर भी है, पता नहीं क्यों है सब्सिडी? आप, मैं बताऊं आपको, देखें 1 अरब की बात मैं करता हूं कि आप 5 अरब का फर्क पड़ता है जब 1.5 रुपया किलो बढ़ता है, 5 अरब रुपया। ये बढ़ते बढ़ते ये चीनी की कॉस्टिंग भी आपने लगा लें जी, कि इनको मोलासिस बचता है, बगास बचता है, गन्ने का छिलका, उस पे चिप बोर्ड बनता है, इस पे 40 रुपए मिलते हैं। अब तो उस पे बिजली भी 40 रुपए किलो, बिजली भी फरोख्त होती है। मैं बोलता हूँ 40 रुपए किलो मिलते हैं। अब ये कॉस्टिंग में लगा लें और सेल टैक्स भी लगा लें, 100 रुपए किलो है, बनती है। यार खुदा का खौफ खाओ, ये पाकिस्तान है, ये किसको क्या समझा हुआ है, इसकी रीट ही कायम नहीं होती। और खलीज से शुगर मंगाई जा रही है। अगर आप ये बोलें खलीज से कोई वहाँ गन्ना पैदा होता है, एग्जैक्टली मेरे ज़हन में यही, मतलब से क्यों मंगाएंगे, वहाँ तो पैदावार नहीं है। बात तो सुने, ये दुबई से ये मंगा रहे हैं, दुबई से 4 दिन में आ जाएगी, 4 दिन में चीनी आ जाएगी। पहले तो स्टॉक को बरामद करें, जो जखीरा अंदोज है उनको क्रैक डाउन सख्त हो, उनकी सजा और जजा का कानून हो, उनके खिलाफ जो है ना नाकाबिले जमानत वारंट निकलें और उनको इबरतनाक सजा दी जाए, चाहे शुगर मिल मालकान हो, चाहे कार्टेल बना हुआ है, चाहे सट्टा माफिया। हुकूमत ये कहती है कि ये जो हम मंगवा रहे हैं चीनी, ये इसलिए मंगवा रहे हैं ताकि जखीरा अंदोजों को जो है ना वो हम जरा कटेल सबक सिखाएं। ये सजा देने का तरीका समझ आता है। मैं आपके टीवी से पहली दफा बोल रहा हूँ, ये मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब बोलना ही है, अब बोलना है, बोल टीवी है। मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि अगर चेक करना चाहे ना, बहुत ईजी फार्मूला है, ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम हर दफ़ा फेल कर दिया जाता है, जिससे गाड़ी जो आती है जाती है उसको फेल कर दिया जाता है। फिर इसमें नई जिद्दत ले आते हैं, गाड़ी बगैर सेल टैक्स के निकलती हैं। क्या है ये? अच्छा, आप ये जो बातें कर रहे हैं, हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, अच्छा पहले कहाँ थे? 9 महीने कहाँ सोए हुए थे डिजिटलाइज करने, आप बैठे हैं। और ये पैनिक सिचुएशन हो रही है, जो आप पूरे पाकिस्तान में देख लें कि डीलर चीनी नहीं ले रहा, वो बोलता है यार हमारे पे इतनी कदगन लगा रहे हो कि हम कैसे बेचें, और जो रेट में आप बिकवाना चाहते हैं मैं किधर से बेचूं, मुझे तो मिल ही नहीं रही। जब वो कोई नुकसान से बेचेगा, अच्छा वो नफा करें, दुकानदार नुकसान करें, होलसेलर नुकसान करें, ये कैसा ये एक अजूबा है। देखें, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ आपके टीवी की तवज्जो से कि देखें ये कोई हवाई जहाज में भर के चीनी जाती, आप शुगर मिल से भी चीनी निकलती है या क्रैशिंग होकर शुगर मिलों में ही जाती है, और 2.5 महीने सीजन चलता है, इसके बाद तो स्टॉक आ जाता है। सही है। अब ये बताएं कि ये ट्रकों में जाता है कि हवाई जहाज में? मुझे बताएं आप। ट्रक्स में जाता है भाई, जहाज में जाता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं जाता, नहीं जाता ना, ट्रकों में जाता है। तो उसके जब आप ट्रांसपोर्टर हजरात होते हैं, ये कंपनी ट्रांसपोर्ट, ये कंपनी, हर जगह की कंपनियां फिक्स हैं बिल्कुल, चाहे पूरे पाकिस्तान की ले लें, हर शहर की ले लें, तो वहाँ ट्रांसपोर्टर होंगे 4,
वो कंपनी चला रहे होंगे, वहाँ से बिल्टियाँ मंगा लें और बोलें जी चीनी कहाँ आप लेके गए हैं। इसका रास्ता आसान है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। मैं यही कहूँगा कि आइंदा वाले दिन अच्छे जाएंगे। और ये जो आपको बारिशें हुई हैं, जो हमारी गन्ने की फसल की एक बड़ी बात यह है कि एक दफ़ा इसका बीज डाला जाता है ना, 3 साल क्रॉप देता है। जी बिल्कुल, 3 साल क्रॉप देता है। ये पानी गन्ने के लिए बहुत मुफीद है। हाँ। आप बोलें 800 मीटर 8 मीटर हुई है, 80 मीटर हो गई, ये जो गन्ने की जो वो फिट होता है ना, वो 7 फुट 6 फुट होता है। तो इसमें कोई बारिश अफेक्ट नहीं करेगी और बहुत अच्छा क्रॉप होगा। ये अल्लाह के शुक्र से मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छा क्रॉप होगा। लेकिन हमारी आवाम ऐसे तरसती है कि कोई बच्चे को दूध में डाल के चीनी देना है, वो भी सोच में पड़ गए हैं। 1 किलो वाला आधा किलो, उसके भी ब्लैक में बिक रही है। आज पूरे पाकिस्तान में बता रहा हूँ। यहाँ क्रैकडाउन हुआ जोड़िया बाजार, अब बता दें क्रैकडाउन तो आप कर रहे हैं और कमिश्नर साहब ने भी रेट मुकर्रर किया है कि 168 हम उसमें होलसेल में देंगे। कहाँ बेचेगी सर? ये तो अब ये लिस्टें वगैरह, थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए। बात ये कि ये लिस्ट वगैरह जो है ना, ये तो अब इस पे तकिया करना हम छोड़ ही देना, क्योंकि लिस्ट आती है वो कितनी रियलिस्टिक होती है। मीटिंग्स होती हैं बाज़ाब्ता, लेकिन उस मीटिंग के बाद क्रैकडाउन नहीं होते, ये अपनी जगह। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस बार हाजिर होंगे। तो अभी गर्मी की छुट्टियां बच्चों की खत्म हो रही है, लेकिन उसके दौरान बहुत ही खतरनाक काम हुआ है सख्तगजीदगी का। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। नंबर्स बताएंगे आपके साथ आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो खबर तो ये है कि गर्मी की छुट्टियां बच्चों की खत्म हो चुकी हैं। जी, मेरे बच्चों को इसका बड़ा अफसोस है। मलाल है। ऑल्दो आई डिड ट्राई कि मैं उनको जितना ज़्यादा खुश कर सकूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ है यार फैसल। बट देन होता ये है कि आप अपने बच्चों को खेलने के लिए, अगर साइकिलिंग के लिए कहीं अपनी सुपरविजन में भेज भी दें, कहीं करवाए भी लें, तो सारे के सारे मसाइल ये हैं कि वहाँ पर जो जानवर आगे पीछे घूम रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, काट लेंगे तो क्या होगा। सिचुएशन हुई है और वो ये कि शहर क़ायद में कुत्ते के काटने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। 2 माह के दौरान 2000 से ज़ायद बच्चे सख्तगजीदगी का शिकार हुए हैं। ज़्यादातर केसेस जो हुए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बल्दिया है, सरजानी है और नॉर्थ कराची है। तो इस दफ़ा की गर्मियों में कराची के जो वालिदैन हैं, अपने बच्चों की हिफाजत उनके लिए एक बड़ा मसला है, वरना अदरवाइज ये होता है कि बच्चों को इंगेज कहा करें। बहरहाल डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर है जिन्ना अस्पताल से। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। ये बताइएगा कि जिन्ना में इटसेल्फ कितने केसेस ऐसे आए हैं और क्या वैक्सीनेशन की भी सूरत हाल है इस पर? देखिए हमारे पास डेली की बुनियाद पे जो केसेस आते हैं वो 100 से 120 होते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है नए केसेस होते हैं और पुराने केसेस होते हैं। नए जो होते हैं जिनको रिसेंट न्यूली डॉग, कैट, पैट, मंकी या इन जो रेबीज फैलाते हैं उन्होंने काटा होता है। कुछ स्केड्यूल होते हैं जिनको काटा होता है, वो रूटीन अपनी फॉलो कर रहे होते हैं डोजेस की। तो रोज़ की बुनियाद पे 100 केसेस आते हैं। जैसे कि आपने अपनी अभी इंट्रो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जो 2 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं थे, जिसके अंदर हमने जब डेटा कलेक्ट किया तो हमारे पास केसेस की तादाद वही थी। 2 चीज़ें बढ़ी हैं, एक तो सिवियरिटी बढ़ी है। सिवियरिटी का मतलब ये होता है कि जो कैटेगरीज होती हैं डॉग बाइट की, जो 3 कैटेगरीज होती हैं, हमारे पास माइल्ड वाले ज़्यादा आते थे जिसके अंदर सिर्फ वैक्सीन लगाते थे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं लगवाते थे। अच्छा, अब जब माइल्ड कहते हैं तो इसका क्या मतलब? देखिए सबसे जो पहली कैटेगरी होती है उसके अंदर ये होता है कि भाई कुत्ते ने, बिल्ली ने आपको स्क्रैच लगाया, लेकिन दांत से पकड़ा जी खून नहीं आया, खून जिस्म के ऊपर नहीं आया, कोई वेन डैमेज नहीं हुई, कोई आर्टरी डैमेज नहीं हुई। दूसरे में ये होता है कि स्लाइटली स्किन टूटती है उस पंजे की वजह से और खून का ड्रॉप आता है। कभी कभी स्क्रैच आता है लेकिन खून बाहर नहीं आता, सिर्फ पेन होता है उस जगह पे। और जो थर्ड कैटेगरी होती है उसके अंदर पूरा जो है ना गोश्त का टुकड़ा ही गया होता है, वो बहुत सिवियर कैटेगरी होती है जिसको हम थर्ड कैटेगरी कहते हैं। अच्छा, तो किस कैटेगरी के ज़्यादा पेशेंट्स आए बच्चे आपके पास है? देखिए इस वक्त इन 2 महीनों में जो हमारे पास तकरीबन न्यू केसेस है वो 1500 आए और उसके अंदर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे और सिवियरिटी भी ज़्यादा थी। जब हिस्ट्री मालूम की, सारे फैक्ट्स फिगर देखे तो उसके पीछे हमें ये समझ आया कि बच्चे जैसे अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, वल्नरेबल ज़्यादा हैं अटैक के। और जैसे कि समर वेकेशंस हैं तो ये जो बच्चे अनसुपरवाइज्ड गली में, पार्क में,
बीचेस पे, रोड रस्तों पे छुट्टियां होने की वजह से जो है ना कुत्तों के अटैक के ज़्यादा हुए हैं। और वालदेन की जो केयरलेसनेस है इसमें एलिमेंट है, लेकिन जो वालदेन उनको छोड़ देते हैं गलियों में अनप्रोटेक्टेड, वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते बच्चे। ऑब्वियसली। तो जो डॉग्स हैं मेनली गलियों के अंदर वही होते हैं, तो वो उन पे अटैक करते हैं और वो उनको फाइट बैक नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा विक्टिमाइज होते हैं जो बच्चे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ना, अब दो चीज़ें हैं। एक हो गया जनाब ये जो स्ट्रे डॉग है या स्ट्रे कैट है उसका स्क्रैच या उसका काटा। दूसरा है जो रैबिड है, जो पागल कुत्ता है उसका काटा। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता और है। हर डॉग रैबिट भी नहीं हर नहीं होता, ऑब्वियसली वो नहीं होता, बट हमें नहीं पता कि कौन सा है कौन सा नहीं है ना। तो इसमें अगर किसी को इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो क्या करे, किस तरीके से आइडेंटिफाई है, किस तरह होता है कि ये आप लोगों के पास कोई केस आता है, कैसे आइडेंटिफाइबल होता है कि जी ये जस्ट स्ट्रे डॉग का स्क्रैच है या फिर किसी पागल कुत्ते के काटे का है? देखें, बहुत ज़रूरी सवाल। मैं कहता हूं कि ये आपके अगर प्रोग्राम का निचोड़ हो, क्योंकि ये आम बंदे जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से जो है वो गैर जिम्मेदारी की वजह से ये सारे जो है ना फैक्ट्स फिगर होते हैं। अब देखिए, आपके पास आपने एक पेट पाला, आपने उसको वैक्सीन भी करवाया। अब आप पता चले कि इसकी वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन का हमेशा फेल्यूर होता है, वैक्सीन की एक कोल्ड चेन होती है। मेरे पास बिल्ली है, कुत्ता है, मैंने उसको वैक्सीन करवा दिया, मुझे उसने काट लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे अब रेबीज नहीं हो सकता, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। उसमें आपको घर के जो पेट्स है उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या स्ट्रे या गली के डॉग्स की तरह वैक्सीन के बाद भी बिहेवियर तो नहीं कर रहा। उसकी आंखें लाल हो रही हैं, भौंक ज्यादा रहा है, कार्ड सबको ज्यादा है। मेडिकली आपको अगर उसको प्रूव करना है तो एंटीबॉडीज बनती है। वैक्सीन का काम ही होता है कि अंदर जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं कि भाई जो है उसके लिए जो है वो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो आप उस कुत्ते की, बिल्ली की, जो भी आपने पेट पाला है उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करवा सकते हैं किसी भी मेडिकल सेंटर जाके कि यार ये वाकई हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा जो जरूरी ये है कि भाई अगर रैबिट डॉग, वो तो दूर से जाहिर होगा, उसकी सलाइवा बहरी होगी, आंखें लाल होंगी, जिस्म पे धब्बे होंगे उसके जख्मों के, ठीक है। वो वाला जो कुत्ता है वो तो अगर आपको काटे तो आपको रश करना है जो है वैक्सीन की तरफ। पहले उसको धोना है, जो प्रिकॉशंस हैं वो एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो तो 110% रैबिट डॉग है आपका। दूसरा ये है कि अगर गली का आपको लगता है कि आपके गली के अंदर बहुत दिनों से वही कुत्ता है, साफ सुथरा है, थोड़ा बहुत ये वो, लेकिन आप उसको आपको उसने काट लिया, अब आपको उसको वॉच करना है कि क्या उसके अंदर भी तो रैबिट वाली हरकतें प्रोड्यूस नहीं। पहले ये साफ सुथरा था, ठीक है, अभी काटने के बाद क्योंकि उसके अंदर रेबीज का फेज चल रहा है, वो रेबीज करियर था, तो काटने के बाद क्या वो दोबारा से सो नहीं रहा, इरिटेबल है, भौंक रहा है, काट रहा है सबको, गंदगी में ज्यादा जा रहा है और जो है उसकी हरकतें रैबिट डॉग जैसी हो गई हैं, तो ये भी रैबिट डॉग है। अच्छा, ये भी रेबीज कैरियर वाला डॉग है। आपको कुत्ते को, और ये WHO की गाइडलाइंस है कि ये 10 दिन तक आप उसको ऑब्जर्व करना है। अगर वो कुत्ता खुदा ना खास्ता मर जाता है, वो जो स्ट्रे डॉग भी है इवन, तो आप 200% ये अश्योर करेंगे वो रेबीज वाला डॉग था। एक बात समझें कि रेबीज जो है वो 100% मोर्टल है, मतलब 100% उससे मौत होती है। आपको हो गया, कोई ऐसा केस नहीं है जो बच पाया है, और 100% क्यूरेबल है। यू नीड टू बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छा, कि भाई कुत्ते ने काटा है, हाँ, उसको फॉलो करें आप। इसमें एक चीज़ और आपने बड़ी अच्छी तरीके से आवाम के समझने के लिए बताया, एक और चीज़, और वो समझा ये जाता है कि क्योंकि अगर बच्चे को काटा है तो क्योंकि बच्चा वल्नरेबल होता है तो उसको फ़ौरन इलाज दे, लेकिन वही एक फुल ग्रोन मेल है और वो अपने आप में एक माचो मैन है, और उसको उसके पेट ने स्क्रैच कर दिया या स्ट्रे डॉग ने काट लिया या इवन फॉर दैट से एक रैबिट डॉग ने काट लिया, तो उसके पास मार्जिन है कि चलें जी मैं थोड़ा टाइम ले लूँ और फिर चला जाऊँ। ये जो कन्फ्यूजन है ये भी दूर कर दीजिएगा।
देखिए दोनों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है फॉर रेबीज वो इक्वली होती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि ये एक नया ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में आ रहा है जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके अंदर कोई पैदाइशी एंटीबॉडीज नहीं होती। जैसे हमारे अंदर वायरल फ्लू है, सीजनल फ्लू है, और भी जो है इन्फेक्शंस है, उनकी एंटीबॉडीज तैयार होती है। ये एक फॉरेन एंटीबॉडी है, ये नहीं एक एंटीबॉडी है। जितना बच्चा वल्नरेबल है उतना ही बड़ा वल्नरेबल है। हाँ, लेकिन बड़े जो कि डायबिटिक पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक है, उनको हम क्या करते हैं कि चौथा और पांचवा डोज भी लगाते हैं। उसमें समझने की बात ये है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या ओल्ड एज पेशेंट होते हैं जिनके अंदर बॉडी जनरेट नहीं कर पा रही एंटीबॉडीज ताकि उस ऑर्गेनिज्म से लड़े, तो उसको हम 2 डोजेस ज़्यादा लगाते हैं। बहुत सारे केसेस देखें, मीडिया अवेयरनेस के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो केसेस के अंदर कमी आई है, नो डाउट कमी आई है। लेकिन यही जो आपने बताया ना कि गफलत से बड़ी जो है वो बीमारी कोई नहीं है। आपको कुत्ते ने काट लिया भाई, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। दीन में भी, दुनिया में भी, मेडिकली भी ये है कि भाई उसका एक इलाज है, वो जाके इलाज करवाएं और वो इलाज ही लड़ पाएगा। ठीक है। अगर माचो मैन है, कोई भी है, व्हाटएवर, उसके अंदर एंटीबॉडी उतनी है। भले अगर मेरे मसल्स बड़े हैं, वही है। मैंने आपको समझाया ना, ये कोई बॉर्न एंटीबॉडीज के साथ या और बीमारी का इलाज ना करवाना डॉक्टर साहब कोई हीरोपंती नहीं होती इसके अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, कूल है कि आप लॉजिकल हो, सेंसफुल हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। एक चीज़ मेरे जहन में आई थी कि अगर आपको स्ट्रे डॉग्स रखने और आपने उनको प्रोटेक्ट करना है तो कम से कम उनको वैक्सीनेट करें। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ डिसीजन टू कीप द डॉग्स बट वैक्सीनेट देम एज वेल टाइमली, ताकि लोग उससे अफेक्ट ना हो अगर उनको कोई काटता है। और जिनके घरों में भी कुत्ते हैं उन्हें वैक्सीनेट करवाएं, और अगर अस्पताल आप जाते हैं स्क्रैच की वजह से तो ये मेक श्योर करें कि आप अपना प्रॉपर चेकअप जरूर कराएं। एज फैसल सेड, माचो मैन ना बने। जनाब, लुक एट दिस ट्रॉफी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आपको भी खैर मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। जो आप अकेले क्रेडिट लेना चाहते हैं भाई, मैंने आपको भी मुबारकबाद दिया। व्हाई डू यू से दैट? एनीवेज, व्हाट, क्या है मामला, क्या है? पहले हम इस ट्रॉफी को अच्छे से दिखाएंगे, फिर इसे एंजॉय करेंगे। और ये है जनाब 16 साल के बच्चे ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। सोचें आप, दिस गोस IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025। सबसे अहम चीज़ आखिर में इसमें लिखा हुआ है विनर, और ये विनर हैं हसनैन अख्तर, जिन्होंने अंडर 17 कैटेगरी में तारीख रकम की है, आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया है। दिस ट्रॉफी, the way it glitters, the way it shines, और जिस हरीफ को इन्होंने हराया है, वेल्स के राइली पॉल को इन्होंने हराया है 4-0, and that too, I mean, it's not easy. We know the difference between their coaching and over here, और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। And then किसी ऐसे वेस्टर्न कंट्री से किसी ऐसे हरीफ को हराना जिसका अपना एक नाम हो विद इन दैट एज, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम बात कर रहे हैं हसनैन अख्तर की, हमारे साथ आज स्टूडियो से मौजूद है, स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज ब्रिलियंट। हमें देखकर इतनी खुशी हो रही है। वी आर, क्या बोलते हैं, स्टार स्ट्रक्ड बाय द शाइन ऑफ योर ट्रॉफी। जी, थैंक यू। हाउ वाज द जर्नी? हमारी आंखें खीरा हो गई उर्दू। बहुत मज़ा आया जी। सबसे पहले देखे मैं अल्लाह ताला को बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये वर्ल्ड खेलने का फर्स्ट टाइम मौका मिला, क्योंकि लास्ट ईयर जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी इंडिया में हुई थी, और जो कि इसका वीज़ा नहीं मिला था, जो मैं जा नहीं पाया, वरना उस वक्त भी बहुत उम्मीद थी कि जीतते। तो जब इंडिया में वीज़ा नहीं मिला, उसका मैंने यही सोचा अब जहाँ भी होगी पूरी प्रैक्टिस मैंने करनी है, और मैंने खूब प्रैक्टिस करी इसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा। ज़बरदस्त। हसनैन, टॉक मी थ्रू योर टूर्नामेंट जर्नी। टूर्नामेंट शुरू हुआ, किस मुल्क के ख़िलाफ़ आपके मैचेस आए, ज़रा बताइए। जी, टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो मतलब क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, हल्का फुल्का प्रेशर भी रहता है क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। और 14 कंट्रीज़ थी इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो हर कंट्री से समझ लें इंडिया भी उसमें था। सबसे ही मेरे मैचेस पड़े और सबसे ही जीता। जो टफ़ था थोड़े पोलैंड के जो प्लेयर्स थे वो थोड़े टफ़ थे, और जो फाइनल में जो वेल्स का था उससे भी बड़ा टफ़ कंपटीशन हुआ, और बहुत मज़ा आया खेलने। तो जो फाइनल था मैंने बिल्कुल ईजी नहीं लिया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं फाइनल में पहुंचा था, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि जीतना है यार, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। मौजूदा हालात के तनाजुर में हम आपसे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इंडिया के मैच में क्या हुआ। इंडिया का, मेरा तो इंडिया से नहीं पड़ा,
लेकिन जो मेरे साथ जो मोहम्मद आसिफ भी वो भी गए, उनका इंडिया से ही हो रहा था, तो वो मैंने बड़े शौक से देखा मैच। क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था। आपको जैसे नॉट गेट टाइम, आपको मौका नहीं मिला, वीज़ा नहीं मिल सका, आप भारत तो नहीं जा सके, बट हमें ये समझना है कि जब आपने वो आसिफ का मैच देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो व्हाट वर योर फीलिंग्स? वो बिल्कुल एक ऐसे, मतलब उसमें प्रेशर अलग ही होता है, मतलब वो प्रेशर आप खेल के भी वैसा नहीं होता जो देख के आ रहा होता है, लोगों को प्रेशर ज़्यादा आया होता है प्लेयर्स के मुकाबले क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की तो ऐसे जैसे जंग हो रही हो, बिल्कुल ऐसी हो। अच्छा, बहुत मज़ा भी हमें बड़ा आसान है, ऑलरेडी आप बहुत छोटे हो अभी, हाँ 16, बट हम जब किसी की जर्नी देखते हैं ना, तो हम ये ट्रॉफी देखते हैं, लेकिन उस ट्रॉफी के पीछे बड़ी स्ट्रगल होता है। स्टिल यू यंग, आपकी स्टडीज़ हैं, बाकी चीज़ें, आपकी सोशलाइजेशन भी होती है, फिर ये भी है, तो ज़रा हमें बताओ कि कब शुरू किया था, फिर कैसे लगा कि दिस इज़ समथिंग जो आप अच्छा कर सकते हो, एंड देन आपको इंटरनेशनली करना है? जब पहले 2019 में सबसे पहले ना पापा के ऑफिस में टेबल लगा, तो वहाँ पे मैंने खेलना शुरू किया था, क्योंकि पापा ने वैसे ही, मैं पढ़ता था, उसके अलावा कोई काम नहीं था, एक्टिविटी नहीं थी। पापा ने बोला कि आओ खेला करो, हम बहन भाई मिल के जाते थे ऑफिस, तो वहाँ खेलते थे, और भी गेम्स थी वहाँ, टेबल टेनिस समथिंग लाइक दैट, और लेकिन वो स्नूकर ही मुझे पसंद आई, तो वहीं से मैं शुरू हुआ खेलना। फिर सबसे पहले सिंध कप जीता, फिर उसके बाद अंडर 17 का सिंध कप, ये वो चलते चलते, उस वक्त मैं 9-10 साल का था, 2019 में ऐसी, तो वहीं से शुरू हुआ। दिस लीव्स मी विद द थिंग कि आपके वालिद ने एक सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फराहम की कि आओ यार खेलो। जी जी, ये आजकल के पेरेंट्स स्टिल द मिडिल क्लास वो ये नहीं करते कि आओ जी खेलो। अब गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई ना, तो चले जी दोबारा वापस पढ़ाई के लिए। एक और भी एस्पेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वेसिनिटी में कितनी अवेलेबिलिटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। देखो जब हमारे वालिदैन व्हेन वी वर यंगर, हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि जी उस पार्क में वो वाला टेबल टेनिस रखा हुआ है, जाके खेल लो, वहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ खेल लो, सो इट वाज इजी। नाउ एक तो पास की जो सिचुएशन है, देखो वो भी हमारे सामने है फैसल, और ये कि वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर पब्लिक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गिवन चीज़ों को इस्तेमाल करती है, उसे रुइन नहीं करती। लेकिन अपॉर्चुनिटी हो तो फिर आपके पास इतनी कम वसाइल के साथ भी अगर ये इतना बड़ा कप आ रहा है, तो फिर समझे ना कि टैलेंट किस लेवल का हमारा। अच्छा जनाब, हाउ वाज द एनवायरनमेंट इन हाउस? घर में सबने कैसे आपको वेलकम किया? घर में तो जब मैं एयरपोर्ट आया तो फैमिली तो आई भी थी लेने, तो बड़ा खुश हुए सब था, और घर में भी मतलब उनको था ये क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम भी गया और जीत कर आ गया, तो उसकी खुशी और ही अलग, तो सब बड़ा खुश है। और अब आगे क्या करना है? अब आगे भी, अब नवंबर में भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वो सीनियर्स की है, मेंस की, ये जूनियर जीता था वो मेंस, तो उसमें भी अभी उसकी तैयारी है मेरी पूरी। बस ठीक है, फिर तैयारी आप पकड़े एक और कप उठाने की। थैंक यू सो मच हसनैन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। तो जनाब आपने देख लिया कि करना चाहें तो महदूद वसाइल में भी सब कुछ कर सकते हैं। विद दैट वी आर टेकिंग अ ब्रेक। आज दोस्ती का आलम दिन है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कहेंगे आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज है जनाब दोस्तों का और दोस्ती का आलमी दिन, तो दोस्ती क्या है इसे सब पे अयां करते हैं। आओ कुछ खूबियां यारों की बयां करते हैं। दोस्ती एक हसीन जज्बा इंसानी है, दोस्ती में तो मोहब्बत की फरावानी है। दोस्त वो है कि जो जज्बात समझ लेते हैं, दिल के अंदर की भी हर बात समझ लेते हैं, साथ रहते हैं, कुछ ऐसी दवा देते हैं, सारे दुख दर्द को पल भर में भुला देते हैं, जो कि लाजिम ना हो वो हक भी अदा करते हैं। दोस्त कुछ भाई से बढ़कर भी हुआ करते हैं। हम आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाना चाहते हैं, जब आप छोटे थे और जब आपकी दोस्ती हुई थी आपके पड़ोसी वाले बच्चे के साथ, या स्कूल में आपके बराबर बैठे जो डेस्क पे बच्चा बैठा था उसके साथ पहली बार, फिर उसके साथ कभी दोस्ती टूट जाना, जिसे हम आम ज़बान में कट्टी होना कहते हैं, दोबारा दोस्ती हो जाना। बचपन में सुना करते थे तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, याद है ना आपको? जी हाँ, आज इसी दोस्ती का आलमी दिन है। एंड दिस सॉन्ग तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, जब भी फैसल आपकी दोस्ती होती है, किसी से बहुत क्लोज दोस्ती होती है, तो आपको वो दोस्ती वाले गाने ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं। एंड अच्छा, दोस्ती के भी लेवल्स होते हैं ना, द फ्रेंड ऑफ 5, द ग्रुप ऑफ 3। I'm always a group of 3. Yeah. We were also group of 3. और मेरे ख्याल में इनको सबसे खतरनाक ग्रुप भी कहा जाता है। Look at the happiness that we have on our faces because हम लोग इतने नॉस्टैल्जिया में चले गए। क्या याद आ रहा है मुझे? College friends, school friends.
अच्छा, अब इस पे जरा बात कर लेते हैं कि ये दोस्ती आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत की हामिल होती है, आपके लिए दोस्त सारी उम्र आपके साथ रहना कितना जरूरी है। तो हमारे साथ उमैर जालियावाला मौजूद हैं। उमैर भाई, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो क्या ये बात सच है कि वो दोस्त जो स्कूल या कॉलेज में बनते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में दोस्त मुश्किल से ही बनते हैं? ये एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादातर लोग मान लेते हैं और फिर वो अच्छे दोस्त नहीं बनाते जिंदगी में, बाकी जिंदगी में। तो ना माने ये बात, इसमें हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत इस बात में जरूर है कि बचपन की दोस्तियां, स्कूल कॉलेज की दोस्तियों की यादें बड़ी मुख्तलिफ तरह की होती हैं और वो यादें आपकी किसी और के साथ हो नहीं सकती, क्योंकि आप बिल्कुल ग्रो अप कर रहे थे, बचपन के लम्हात, हर चीज़ नई, आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, तो वो लम्हात अब ज़िंदगी के वापस नहीं आने। लेकिन दोस्तियां ज़रूर बन सकती हैं ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने काम में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग अपनी कंपनियों में अच्छे दोस्त तलाश करते हैं, उससे कंपनी का टाइम भी बेहतर हो जाता है, एक सपोर्ट भी आ जाती है। और फिर तहकीक ये भी बताती है कि जिन लोगों के अच्छे दोस्त होते हैं आखिरी वक्तों में वो बड़े पीसफुली और अच्छी जिंदगी क्लोज कर पाते हैं। तो ना माने ऐसी बात, दोस्त बनाएं। कुछ लोग अपने मुल्क छोड़ते हैं, अपनी जगहें छोड़ते हैं, तो उन्हें नए दोस्त बनाने पड़ते हैं। तो लेकिन दोस्तों से हजरत अली का जैसे कौल है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर है। तो हम अपने दोस्तों से बहुत कुछ हासिल करते हैं और अपनाते हैं। तो अच्छे दोस्त, ऐसे दोस्त जो कि आपको बड़ा खुश कर सके, आपके मसलों में आपके साथ हो सके, यकीनन एक जिंदगी भर का साथ है। लफ्ज़ छोटा है जिंदगी भर का। हाँ, मेरे ज़िक्र में बात आती है, बचपन में हम जजमेंटल नहीं होते हैं ना, उसने मार दिया, आप सहेली ने आपको कोई बात कह दी, फिर आप भूल जाते हैं, अगले दिन आप में माफ़ करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। दैट इज़ वाई जो बचपन की दोस्ती होती है आपको हमेशा याद रहती है। वक्त के साथ साथ आपको एक दूसरे की अच्छा बुरा सारी चीज़ें पता चल जाती है और आपने एक दूसरे के बुरे वक्तों में इतना साथ दिया होता है कि फिर वो मोहब्बत होती है, फिर वो दोस्ती जो है वो इश्क और मोहब्बत होता है आपका, इसलिए वो फिर नहीं जाती, वो दैट स्टेज फॉर एवर। बड़े होकर शायद हम दोस्तियाँ इसलिए नहीं कर पाते, जैसे कॉर्पोरेट लेवल की अभी हम बात कर रहे थे, कि देन हम लोगों को जज कर रहे होते हैं। ये भी होता है, हमारी भी चीज़ें पक्की हो गई होती हैं, हम तय कर चुके होते हैं, प्रेफरेंसेस बन जाती है। लेकिन साथ कहीं ना कहीं ये भी होता है कि उस वक्त हमारे पास चॉइस भी कम होती है। स्कूल वाले लोग वही होते हैं ना जो होते हैं, तो फिर आपकी अगर किसी से नाराज़गी हो जाए एक क्लास में, तो आगे जाके उससे फिर दोस्ती बन जाती है। तो अब एक जो है ना मोहल्ले में जो होता है उससे फिर टकराव, आमना सामना होता है। तो जो लोग करीब के होते हैं ना, फिर आप उनसे अगर दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्ती, तो आप जानती है ना 5 दोस्त बहुत ही करीब के जो बडीज, लेकिन दूर के तो दोस्त बन ही जाते हैं ना जो पास के होते हैं। तो लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास फिर चॉइस होती है और उस चॉइस को वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चॉइस ऐसी भी होती है कि कोई अच्छे दोस्तों से हमारी बात ख़त्म हो जाए तो फिर हम अपनी अना में आ जाते हैं। अच्छा, फ्रेंडशिप का कोई फॉर्मूला हो सकता है? उमर, मेरे जहन में ये बात आई थी कि क्या फ्रेंडशिप का कोई फॉर्मूला हो सकता है? जैसे कि अंग्रेज ने हमें बताया, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। व्हाई डू आई नीड अ फ्रेंड इन नीड ओनली? या और दूसरा, अब तो हम देखें आज के दौर में इतनी हम बात करते हैं कि जी वो उसको शेयर करने का मौका नहीं मिल रहा, वो अकेला हो गया है, वो लोनली हो गया है। यू नीड टू वेंट आउट, यू नीड टू टॉक टू समबडी, बट फॉर दैट यू नीड टू ट्रस्ट समवन ना। या देखें, अब तो अगर आपका फ्रेंड आपकी नीड में नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा अजीब फील करेंगे नफसियाती तौर पर। जिसके साथ आप अच्छे वक्त गुजार रहे हैं, जिसके साथ आप दादें पार्टियां कर रहे हैं, आपने कामयाबियां एंजॉय की हैं और आप गिरें और वो आगे चलता चला जाए, आप रुकें और वो पलट के आपकी तरफ देखें ना, आप कुछ कहना चाहें और वो सुनना ना चाहे, तो यकीनन आप ऐसे बंदे के साथ नहीं भागना चाहेंगे, आप ऐसे शख्स के साथ पहाड़ भी नहीं चढ़ना चाहेंगे। तो जिंदगी तो बहुत ही अहमियत की हामिल है। आपको ये नहीं लगता फ्रेंडशिप के लेवल्स होते हैं? कुछ दोस्तों के साथ आपने सिर्फ हाइक करनी होती है, कुछ लोगों के साथ आपने बैठ के, ये बात पहले की कि बिल्कुल आपके देखिए, एक इंसान 150 लोगों तक अच्छे ताल्लुक चला सकता है,
उसमें 5 बहुत अजीजी दोस्त होते हैं, करीबी, लेकिन वो जिंदगी में डिफाइनिंग रोल प्ले करते हैं। हम उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आप जिस तरह बात कर रही हैं वो 50 लोग होते हैं जो कि जिनको आप जानती होती हैं मुख्तलिफ इंटरेस्ट की बेसिस पे, आपकी जगहों पे मुलाकात हुई, स्पोर्ट्स क्लब, ये वो, उनसे कोई तवक्को नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी को जाने या हर लम्हे साथ हों। वो शायद उस वक्त की चोट पे आपके साथ होंगे, बड़े अच्छे होंगे, कोई 1-2 प्लान्स एक्स्ट्रा होंगे। तो बिल्कुल ये तो अच्छी हेल्दी लाइफ की अलामत है कि आपके पास लेकिन बिल्कुल करीब के दोस्त ना होना बहुत खालीपन की भी अलामत है। सो इंसान के पास जो कैपेसिटी है वो तकरीबन मेरा ख्याल है तहकीक बताती है 150 लोगों तक की है जिनसे वो रिश्ते चला सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया उमैर भाई, एंड अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। तो जनाब हाँ, तो मुझे जाते जाते हमारे पास बस सिर्फ 30 सेकंड है, तो आपको कोई गाना याद है इस हवाले से? मुझे याद है। कौन सा वाला? यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। एंड मुझे दूसरा भी याद है, आपको याद है? दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। नाज़िया हसन सॉन्ग। यस। और अभी आप कौन सा गाना वो गुनगुना रही थी? I forgot, मुझे बताओ। चलो, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, और अपना रखिए ख्याल, अपने दोस्त बनाइए, और अगर किसी के आप दोस्त बन गए हैं तो आस्तीन का सांप नहीं बनिए, दोस्त बनिए, दोस्ती निभाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए, have patience and a happy friendship day to you. Make friends. दिल चाहता है कभी ना बीते 3 friends. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।